कि यदि धरती की हानि हुई होती तब हमने यह दिन कहां से देखे होते। उस गलीच गेंडे ने क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी। फिर जब वह गलीच गेंडा मर गया होगा तब उसके उस विशाल लाश को शमशान में ले जाने के लिए कंधा देने वाले 4 लोग कहां से मिल गए होंगे। उन्हीं के लेखों से बामन धोखेबाज, छली, विनाशकारी और हरामखोर साबित हुआ। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महात्मा फुले जी की किताब गुलामगिरी के बारे में, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर है कि जिन लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि महात्मा फुले जी के सवाल आपकी भावनाओं को आहत कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बोलते हैं ढोंडी राव, लेकिन बलि राजा को पाताल में गाड़ने के लिए आदि नारायण ने बामन अवतार लिया। उस बामन ने भिखारी का रूप धारण किया और उसने बलि राजा को अपने छल कपट से फंसाया। उसने बलि राजा से 3 कदम धरती मांगा। बलि राजा ने भोले भोलेपन में उसको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने के बाद उसने भिखारी का रूप त्याग दिया और इतना विशाल आदि बन गया कि उसने सारी धरती और आकाश अपने 2 कदम में घेर लिया। बाद में उसने बलि राजा से पूछा कि अब मैंने तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए। उसका यह विशाल काय रूप देखकर बलि राजा बेबस हुआ। उसने उस बामन को यह जवाब दिया कि अब तू तीसरा पांव मेरे सिर पर रख दे। बलि राजा यह कहना सुनते ही उस, अभी ये शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, गलीच गेंडे ने अपना तीसरा पांव बलि राजा के सिर पर रख दिया और उसने बलि राजा को पाताल में दफना कर अपना इरादा पूरा किया। इस तरह की बात ब्राह्मण उपाध्यायों ने भागवत आदि पुराणों में लिख रखी है। लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उससे यह पुराण कथा झूठा साबित होती है। इसके बारे में आपका क्या मत है, हम यही जानना चाहते हैं। ऐसा ढोंडी राव पूछते हैं महात्मा फुले जी से। तो वह जवाब देते हैं, बोलते हैं कि इससे अब तू ही सोच कि जब उस गलीच गेंडे ने अपने 2 कदमों से सारी धरती और आकाश को घेर लिया था, तब उसके पहले ही कदम के नीचे कई गांव लोग दब गए होंगे और उन्होंने अपनी निर्दोष जानें गंवाई होंगी या नहीं। दूसरी बात यह है कि उस गलीच गेंडे ने अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा। उस समय आकाश में सितारों की बहुत भीड़ होने से कई सितारे एक दूसरे से टकरा गए होंगे या नहीं। तीसरी बात यह है कि उस गलीच गेंडे ने अपने दूसरे कदम में यदि आकाश को हड़प लिया होगा तब उसके कमर के ऊपर के शरीर का हिस्सा कहाँ रहा होगा। ये सवाल पूछ रहे हैं, बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि आदमी का दूसरा कदम उसके बड़ी तोंद तक ऊपर आकाश में पहुंच सकता है, उसके ऊपर नहीं। इससे इस गलीच गेंडे के कमर से ऊपर माथे तक आकाश शेष बचा होगा। तब उस गलीच गेंडे अपने ही माथे पर तीसरा कदम रखना चाहिए था और अपना इरादा पूरा करना चाहिए था। लेकिन उससे अपना इरादा पूरा करने की बात अलग रख दी और उसने केवल छल कपट से अपना तीसरा कदम बलि राजा के माथे पर रखा और उसको पाताल में दफना दिया। उसकी इस नीति को क्या कहना चाहिए, ऐसा महात्मा फुले जी सवाल कर रहे हैं। और आगे बोलते हैं ढोंडी राव, क्या बोलते हैं गुलामगिरी में कि ढोंडी राव, क्या सचमुच में वह गलीच गेंडा आदि नारायण का अवतार है या नहीं। इस तरह की सरेआम दंगलबाजी कैसे की। जो लोग ऐसे धूर्त दुष्ट आदमी को आदि नारायण का अवतार मानते हैं, उन इतिहासकारों की छीछी करते हुए हम उनका निषेध करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लेखों से
बामन धोखेबाज, छली, विनाशकारी और हरामखोर साबित हुआ है। इससे अपने दाता को ही, जिसके ऊपर उपकार किया था, दया दिखाई थी, उसी को पाताल में दबोच दिया। ये सवाल कर रहे हैं ढोंडीराव, और महात्मा फूले के सवाल काफ़ी अधिक कठिन सवाल है, जो कि आज के समय में यह किताब अगर पूछ लेती कोई, अगर ये ऐसा लिख देता तो 100% वह किताब बैन हो जाती। लेकिन फिर भी इस किताब को सरकार, महाराष्ट्र सरकार छाप रही है। आगे बोलते हैं ज्योतिराव। चौथी बात यह है, उस गलीच गेंडे का सिर जब आकाश को पार करके स्वर्ग में गया होगा, तब उसको वहां से बड़े जोर से चिल्लाते हुए बलि से पूछना पड़ा होगा कि अब मेरे 2 कदम में ही धरती और आकाश सिमट गए, फिर अब आप ही बताएं कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं और अपना इरादा तथा आपके इरादे को पूरा करूं, क्योंकि आकाश में उस गलीच गेंडे का मुंह और धरती पर बलि राजा, इसमें अनगिनत कोसों का फासला रहा ही होगा। और ये आश्चर्य की बात है कि रशियन, फ्रेंच, अंग्रेज और अमेरिकी आदि लोगों ने किसी एक को भी उस संवाद का एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया गया। यह कैसी अजीब बात है। उसी प्रकार धरती के मानव बलिराज ने उस बामन नाम के गलीज गेंडे को उत्तर दिया कि तू अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दे। फिर यह बात उसने कैसे सुनी होगी, यह भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बलि राजा उसके जैसा बेढंगा आदमी नहीं बना था। पांचवी बात यह है कि उस गलीज गेंडे के बोझ से धरती का कुछ भी हानि नहीं हुई। यह भी कितनी आश्चर्य की बात समझनी चाहिए। ढोंडीराव आगे सवाल पूछते हैं कि यदि धरती की हानि हुई होती तब हमने यह दिन कहां से देखे होते। उस गलीज गेंडे ने क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी। फिर जब वह गलीज गेंडा मर गया होगा, तब उसके उस विशाल लाश को शमशान में ले जाने के लिए कंधा देने वाले 4 लोग कहां से मिल गए होंगे। यह सवाल पूछ रहे हैं कि शायद यदि उसको उसी जगह पर जहां वह मर गया होगा वहीं जलाया होगा, यह कहा जाए, हो जाए, मान लो कि चलो, तब उसकी जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां या कंडियां कहां से मिली होगी। यह सवाल महात्मा फूले जी 1873 में पूछ रहे हैं। यदि उस तरह की विशालकाय लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां नहीं मिली होंगी, यह कहा जाए, तब उसको वहीं के वहीं कुत्ते सियारों ने नोच नोच कर खा लिया होगा और उसका हलवा पस्त किया होगा या नहीं। तात्पर्य भागवत आदि सभी पुराण ग्रंथों में यदि उक्त प्रकार की शंका का समाधान नहीं मिलता, इसका मतलब स्पष्ट है कि उपाध्यायों ने बाद में समय देखकर सभी पुराण कथाओं से जिस तरह के ग्रंथों की रचना की होगी, इससे यही सिद्ध होता है। और ज्योतिराव जवाब देते हैं, तात आप उक्त भागवत पुराण को एक बार जरूर पढ़ लें, फिर तुमको उस भागवत पुराण से किताब नीति ज्यादा अच्छी लगेगी, ऐसा महात्मा फूले जी बोल रहे हैं। तो ये थे महात्मा फूले जी के कठिन सवाल। और परिच्छेद नंबर 6, तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रख लें आने वाली वीडियोस के लिए, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और कुछ अच्छी कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।